नमस्कार साथियों, मैं विजय व्यास आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा नागौर के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, पिछले अध्याय में अपन ने ग्लोब के बारे में पढ़ा था। वैसे तो ग्लोब, अगर पृथ्वी का अध्ययन करना हो तो सबसे उपयोगी ग्लोब है, लेकिन फिर भी ग्लोब की कुछ अपनी सीमाएं हैं। उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना बहुत कठिन है। साथ ही साथ उसमें अगर किसी एक देश, किसी एक राज्य या किसी एक नगर के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो उसके लिए ग्लोब उपयोगी नहीं। तो इन सब की जानकारी के लिए क्या उपयोगी होता है? तो इन सभी की जानकारी के लिए अपने उपयोगी होता है मानचित्र, जो आज अपना ये मानचित्र पाठ रहेगा। मानचित्र होता क्या है? अपनी ये जो पृथ्वी है, या तो पृथ्वी का या पृथ्वी के किसी एक भाग का अपन पैमाने के माध्यम से अगर किसी एक सपाट सतह पर चित्र का अंकन करते हैं, वो ही मानचित्र है। इसके जैसे नाम में ही देखो क्या लिखा रहेगा, मान और चित्र। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, मान का मतलब अपन ले लेते हैं पैमाने से, और चित्र का मतलब हो गया चित्र बनाना। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, चित्र बनाना। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि पृथ्वी की सतह का या पृथ्वी के किसी एक भाग का पैमाने के माध्यम से एक समतल या चपटे स्थान पर चित्र बनाना ही मानचित्र है। बात आ गई समझ में? अब अपन देखते हैं मानचित्र के प्रकार। मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखना, मानचित्र 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले आते हैं भौतिक मानचित्र, दूसरा आता है आपके राजनीतिक मानचित्र, और तीसरे आते हैं थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र क्या क्या होते हैं, इन सबको अपन एक बार बोर्ड पर देखते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए मानचित्र। पहले परिभाषा लिख लेते हैं, मानचित्र किसे कहते हैं? पृथ्वी के सतह का अथवा किसी विशेष क्षेत्र का पैमाने के आधार पर समतल या चपटी सतह पर बनाया गया चित्र ही मानचित्र कहलाता है। बात आ गई आपको समझ में कि भी पृथ्वी की सतह का या किसी एक भाग का, किसके भाग का? पृथ्वी के किसी एक भाग का पैमाने के आधार पर, यहां पर एक शब्द को ध्यान रखना, मानचित्र में जो सबसे जरूरी चीज क्या रहेगी, पैमाना। पैमाने के आधार पर समतल या चपटी सतह पर, समतल या चपटी सतह जैसे एक कागज पर बनाया गया चित्र ही। तो इसमें क्या होगा, एक तो पैमाना होगा और पैमाने के आधार पर क्या बनाया जाएगा, चित्र बनाया जाएगा। किसका? पृथ्वी की सतह या पृथ्वी के किसी एक भाग का, उसे ही अपन क्या कहेंगे, मानचित्र कहेंगे। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं नंबर 2 पॉइंट, मानचित्र के प्रकार। मानचित्र के प्रकार, दूसरी नंबर हेडिंग क्या डालिए, मानचित्र के प्रकार। तो अपन यहां पर एक आरेख बना लेते हैं। मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक ये, दूसरे ये, और तीसरे हो गए ये। तो नंबर 1 पर अपन लिख देते हैं, नंबर 1 भौतिक मानचित्र, ये लो। नंबर 2 आ जाएंगे राजनैतिक मानचित्र, और नंबर 3 पर आ जाएंगे आपके थीमेटिक मानचित्र। ठीक है, ये हो गए। पहला हो गया भौतिक मानचित्र, दूसरा राजनीतिक मानचित्र, तीसरा हो जाएगा थीमेटिक ये मानचित्र। तो अपन तीनों को एक बार अलग अलग देख लेते हैं। ये आ जाएगा नंबर 3। तो नंबर 1 वापस लेते हैं यहां पर, भौतिक मानचित्र क्या होता है?
तो ध्यान से सुनना, ऐसे मानचित्र जिसमें पृथ्वी के भौतिक भागों को अंकन किया गया हो, या ऐसे मानचित्र जिसमें भौतिक भागों का चित्र बनाया गया हो, उसी को ही अपन क्या कहेंगे, भौतिक मानचित्र। अब पृथ्वी के भौतिक क्षेत्र कौन कौन से हैं? पृथ्वी के भौतिक क्षेत्र होते हैं पहाड़, पठार, नदियां, मैदान। तो इसका तात्पर्य क्या हो गया, ऐसे मानचित्र जिनमें पर्वत, पठार, मैदान और नदियों का अंकन किया जाता है, ऐसे मानचित्र क्या कहलाते हैं, भौतिक मानचित्र कहलाते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर लिख लीजिए, वे मानचित्र जिनमें पर्वत, पठार, मैदान, नदियां इत्यादि भौतिक संसाधनों का अंकन या चित्रण किया गया हो, भौतिक मानचित्र कहलाते हैं। बात आ गई क्या समझ में? वापस देखो, वे मानचित्र जिनमें पर्वत, पठार, मैदान, नदियां इत्यादि भौतिक संसाधनों का अंकन और चित्रण किया गया हो, वो भौतिक मानचित्र कहलाते हैं। इन भौतिक मानचित्रों का एक और नाम आता है, इन्हें उच्चावच मानचित्र भी कहते हैं। कौन से मानचित्र कहते हैं? उच्चावच मानचित्र भी कहते हैं। ये ध्यान रखना, उच्चावच मानचित्र किन्हें कहते हैं? जो आपके मानचित्र भौतिक मानचित्र होते हैं उन्हें ही उच्चावच मानचित्र कहते हैं। ये प्रश्न आ सकता है आपके, उच्चावच मानचित्रों का एक और नाम बताइए, तो भौतिक मानचित्र ही उच्चावच मानचित्र है। तो इसको भी अपन बॉक्स में बंद कर लेते हैं, अपने को नाम याद करना रहेगा। ठीक है, उसके बाद में नंबर 2 पर लेते हैं राजनीतिक मानचित्र। तो नंबर 2 पॉइंट यहां पर ले लेते हैं, राजनीतिक मानचित्र। ठीक है, राजनीतिक मानचित्र क्या होते हैं? जिसमें ऐसे मानचित्र जिसमें किसी देश, किसी राज्य, किसी नगर या किसी गांव का चित्रण किया गया हो, ऐसे मानचित्र क्या कहलाते हैं? यहां पर आपके राजनीतिक मानचित्र कहलाते हैं। तो वे मानचित्र जिनमें किसी देश, राज्य, नगर अथवा गांव का चित्रण या अंकन किया गया हो, कौन से मानचित्र कहलाते हैं? राजनीतिक मानचित्र कहलाते हैं। राजनीतिक मानचित्र कहलाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया राजनीतिक मानचित्र। अंतिम अपने आता है थीमेटिक मानचित्र। तो इसको भी यहां पर लिख लेते हैं कि थीमेटिक मानचित्र किसे कहते हैं? थीमेटिक मानचित्र। देखो, ये मानचित्र तो अपन सभी जानते हैं, भौतिक मानचित्र जिसमें भौतिक संसाधनों के बारे में बता रखा हो, राजनीतिक मानचित्र जिसमें किसी देश, राज्य, नगर और गांव के बारे में बता रखा हो। लेकिन ये अलग है थीमेटिक मानचित्र। तो हमेशा ध्यान रखना, जो अलग होता है वही पूछने की संभावना सबसे अधिक होती है। थीमेटिक मानचित्र का मतलब क्या होता है? किसी विशेष क्षेत्र की विशेष जानकारियों को बताने वाला ही क्या होता है? थीमेटिक मानचित्र होता है। यानी विशेष क्षेत्र की विशेष जानकारियां, जैसे उस क्षेत्र की सड़कों के बारे में बता रहा हूं, वन क्षेत्र के बारे में बता रहा हूं, या वर्षा या वनों के बारे में बता रहा हूं, तो इन सब की जानकारी देने वाला मानचित्र कौन सा होता है? थीमेटिक मानचित्र। तो इसको भी अपन लिख देते हैं, विशेष क्षेत्र की विशेष जानकारी, जैसे कौन कौन सी? सड़क,
वर्षा, वन, उद्योग, परिवहन इत्यादि। विशेष क्षेत्र की विशेष जानकारी जैसे सड़क, वर्षा, वन, उद्योग, परिवहन इत्यादि देने वाले मानचित्र थीमेटिक मानचित्र कहलाते हैं। वापस ध्यान से देखो, थीमेटिक मानचित्र किसे कहते हैं? विशेष क्षेत्र की विशेष जानकारी जैसे सड़क, वर्षा, वन, उद्योग, परिवहन इत्यादि जानकारी देने वाले मानचित्र थीमेटिक मानचित्र कहलाते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं वापस रिवाइज कर देता हूं, ध्यान से सुनना, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है और बहुत ही छोटा पार्ट है। आज एक ही वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा। मानचित्र किसे कहते हैं? पृथ्वी के सतह का अथवा किसी विशेष क्षेत्र का पैमाने के आधार पर। तो आप पैमाने पर एक बॉक्स बना लो कि एक मानचित्र में क्या होगा, पैमाना तो होगा ही होगा। आगे बात करेंगे पैमाने और दूरी की। पैमाने के आधार पर समतल या चपटी सतह पर बनाया गया चित्र ही मानचित्र कहलाता है। मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं? तो मानचित्र आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? भौतिक मानचित्र, नंबर 2 आ जाएगा आपके राजनीतिक मानचित्र और नंबर 3 आ जाएगा आपके थीमेटिक मानचित्र। ठीक है, अब आप देखो भौतिक मानचित्र किसे कहते हैं? वे मानचित्र जिसमें पर्वत, पठार, मैदान, नदियां इत्यादि भौतिक संसाधनों का अंकन या चित्रण किया गया हो, वो भौतिक मानचित्र कहलाती है। और इन मानचित्रों को उच्चावच मानचित्र भी कहते हैं। इसको इंपॉर्टेंट लगा लो, क्योंकि यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि उच्चावच मानचित्र किसे कहते हैं? तो भौतिक मानचित्र को ही उच्चावच मानचित्र कहते हैं। राजनीतिक मानचित्र वे मानचित्र जिसमें देश, राज्य, नगर अथवा गांव का चित्रण किया गया हो, वैसे मानचित्र क्या कहलाते हैं? राजनीतिक मानचित्र। और थीमेटिक मानचित्र किसे कहते हैं? विशेष क्षेत्र की विशेष जानकारी जैसे वहां पर सड़क कैसी है, कहां से कहां तक सड़कें जाती है, वहां पर वर्षा कैसे होती है, कितने सेंटीमीटर साल में वर्षा होती है, किन किन क्षेत्रों में अधिक वर्षा वाले क्षेत्र कौन से, निम्न वर्षा वाले क्षेत्र कौन से, या वहां पर किस किस क्षेत्र में उद्योग होता है, किस क्षेत्र के अंदर वन है और वहां पर परिवहन की स्थिति कैसी है। ये विशेष जानकारी देने वाले मानचित्र को अपन कौन सा मानचित्र कहेंगे? थीमेटिक मानचित्र कहेंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर अपन आगे चलते हैं। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब अपन आगे चलते हैं। अब ये अपने तो हो गए मानचित्र के प्रकार। अब अगला जो अपना पॉइंट आएगा वो आएगा मानचित्र के घटक। एक मानचित्र बनाने में हमें किन किन घटक की सहायता लेनी पड़ती है, ये आएगा। अब तो अगर आपसे पूछ लिया जाए मानचित्र के घटक कितने होते हैं, तो बताइए कितने होते हैं? जितने प्रकार उतने ही आपके मानचित्र के घटक। प्रकार कितने थे? 3। तो घटक भी कितने हैं? 3। तो लिखो मानचित्र में, अगला हेडिंग डाल कर लिखिए मानचित्र के घटक। मानचित्र के घटक। तो कितने मानचित्र के घटक हो गए? 3। कौन कौन से? नंबर 1 दूरी, जिसे अपन एक और शब्द दे रहे हैं पैमाना। ठीक है। नंबर 2 पर आपके आ जाएगा दिशा और नंबर 3 पर आपके आ जाएगा प्रतीक। ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मानचित्र के कितने घटक होते हैं, तो आप कहोगे मानचित्र के 3 घटक होते हैं। कौन कौन से? दूरी, जिसे अपन पैमाना भी कहते हैं, दिशा और नंबर 3 पर प्रतीक। चलो इन सब की थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर 1 हेडिंग डालिए दूरी, जिसे अपन मूलतः, नाम तो दूरी दिया है लेकिन अपना मुख्य मकसद क्या है? पैमाना। क्योंकि अपन ने जब यहां पर मानचित्र की परिभाषा लिखी थी तो अपन ने कहा था सबसे जरूरी चीज क्या है? पैमाना अपने लिए सबसे जरूरी है। तो सबसे पहले अपन समझ लेते हैं पैमाना क्या होता है। पैमाना, अब अपने को पहले तो क्या करना रहेगा? एक मानचित्र बनाना रहेगा। क्या बनाना रहेगा? मानचित्र। तभी तो अपन पैमाना लेंगे। तो मानचित्र कैसे बनाना है? जैसे अपने को अपने शहर का मानचित्र बनाना है और उस शहर के मानचित्र में ये हो गया अपना घर और ये हो गई अपनी स्कूल। ठीक है। यहां घर से स्कूल तक की दूरी दर्शानी है। तो अपन यहां पर जैसे घर से स्कूल की दूरी है 10 किलोमीटर,
ठीक है ना। स्कूल से घर की दूरी कितनी है 10 किलोमीटर, लेकिन अपन इस जो अपन मानचित्र बना रहे हैं उसमें तो 10 किलोमीटर लंबी लाइन नहीं बना सकते। तो अपन क्या करेंगे, इस 10 किलोमीटर की जगह अपन कहेंगे कि ऐसा करते हैं 1 इंच अपने को 1 सेंटीमीटर बराबर अपन ले लेते हैं 5 किलोमीटर, ठीक है। जिससे क्या होगा, अपने यहाँ पर 10 किलोमीटर दर्शाने, तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर के 5 किलोमीटर होंगे, तो अपन कितने सेंटीमीटर ले लेंगे 2 सेंटीमीटर। अच्छा 2 सेंटीमीटर की जगह थोड़ा सा बड़ा बना रहे हैं तो इंच ले लेते हैं, ये लो। तो 2 इंच का मतलब क्या हो गया कि अपने 10 किलोमीटर हो जाएंगे। तो जब अपन अपनी कॉपी के अंदर मानचित्र बना रहे होंगे और घर से स्कूल की दूरी दर्शा रहे होंगे जो 10 किलोमीटर है, उसे अपन क्या करेंगे, कितनी दूरी से दर्शाएंगे 2 इंच से। तो यहां पर अपन इनको 2 इंच से दर्शा लेंगे। चलो यहां बना लेते हैं और यहां मान लेते हैं ये 1 इंच है और ये दूसरा इंच आ गया। तो अब अपने ये क्या हो गया, जो अपन ने ये लिया था 1 इंच बराबर 5 किलोमीटर, तो ये अपना क्या हो जाएगा पैमाना। 5 किलोमीटर लंबी तो यहाँ पे लाइन नहीं बना सकते, तो अपन उस 5 किलोमीटर को छूटा कर लिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस पैमाने का मतलब क्या हो गया, वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी, वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी का अनुपात ही क्या कहलाता है, पैमाना। ये तो हो गई वास्तविक दूरी और ये मानचित्र पर दिखाई गई दूरी, इन दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है, पैमाना। वास्तविक दूरी कितनी थी बताओ 10 किलोमीटर, अपन ने यहाँ पर कितने किलोमीटर बताइए 2 किलोमीटर, इन दोनों का अनुपात ही क्या हो जाएगा, पैमाना। इसको अपन ने काट दिया, ये आ गई यहाँ पर 5 और ये 2 से काट दिया, यहाँ आ गया 1, तो 1 अनुपात यानी 1 इंच बराबर 5 किलोमीटर, ये अपना क्या आ गया, पैमाना। तो पैमाने की परिभाषा क्या हो जाएगी, देखो इसको ध्यान से समझना, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, आपको अपने आप याद होगा कि अपने को जो वास्तविक दूरी है और जो अपने मानचित्र में दिखाई गई दूरी है, इन दोनों का अनुपात ही क्या होता है, पैमाना। तो अपन यहां लिख दो इसकी परिभाषा, वास्तविक दूरी व मानचित्र पर दिखाई गई दूरी का अनुपात ही पैमाना कहलाता है। समझ गए ना आप, पैमाना कैसे कहलाता है कि घर से 10 किलोमीटर की दूरी है स्कूल की, लेकिन अपन ने क्या किया है, उस 10 किलोमीटर की जगह अपन ने 2 इंच लिया है, तो वास्तविक दूरी 10 किलोमीटर और मानचित्र की दूरी 2 इंच, इन दोनों का अनुपात कर लिया, यही अपना क्या हो गया, पैमाना हो गया। अब आगे आता है नंबर 2 पर, ठीक है, ये अपना तो ये तो पैमाना हो गया। अब अपन अगली बात करते हैं नंबर 2 पर। चलो उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक चित्र बता देता हूं जो आपकी स्क्रीन पर आ रखा है, इसको ध्यान से देखिए। ये चित्र आपको ज्यादा पता चल जाएगा कि पैमाना क्या होता है। जैसे देखो आपके सामने एक चित्र आ रखा है, उसके अंदर नीचे देखो पैमाने क्या दे रखा है, 1 सेंटीमीटर बराबर क्या है, 10 मीटर। अब अपन यहाँ पर इन सब को माप सकते हैं, जो आपके सामने चित्र आ रखा है ना, उसमें माप सकते हैं कि किस स्थान की दूरी, अगर अपने यहाँ पर 10 सेंटीमीटर आ रहे हैं तो अपने को 1 सेंटीमीटर के 10 मीटर होते हैं, वैसे ही 10 सेंटीमीटर के कितने हो जाएंगे, 100 मीटर। किस स्थान से किस स्थान की दूरी कितनी है, अपन इसको एक पैमाने से माप सकते हैं। ये आपके भूगोल की किताब के अंदर पेज नंबर 26 यानी 26 पर भी दे रखा है, आप वहां पर भी जाकर देख सकते हैं। तो ये होता है आपका पैमाना, और पैमाने के आधार पर चित्र को बनाना। जो पैमाने के आधार पर आपका चित्र बनाया जाएगा उसे ही अपन क्या कहेंगे, मानचित्र। तो मानचित्र के अंदर सबसे पहली प्रमुख जो घटक है वो क्या होता है, आपके पैमाना, जो आपने भी देख लिया है। अब अपन नंबर 2 पे पैमाने ये अपने नंबर 2 घटक पर चलते हैं, जिसका नाम क्या है, आपके दिशा। चलो दिशा के बारे में भी देख लेते हैं। दिशा, अब आप सबको पता है दिशाएं 4 होती है, कौन कौन सी होती है। सबसे पहले अपन यहाँ पर एक थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं, जिससे दिशा को याद करने में आसानी होगी। सबसे ऊपर ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, प्रत्येक मानचित्र पर ऐसा एक तीर का निशान दिया हुआ रहेगा, ठीक है, और यही तीर का निशान दर्शाता है, जिधर ये तीर का निशान ऊपरी ओर होता है वही आपकी कौन सी दिशा है, वो आपकी उत्तर दिशा है, ठीक है। वो आपकी कौन सी दिशा हो गई, उत्तर। तो ठीक ऊपर वाली दिशा कौन सी है आपके, जो आपने मानचित्र बनाने के लिए जो सतह ली है, जो कागज लिया है, उसका ऊपरी सिरा आपके कौन सी दिशा रहेगा, उत्तर। उसके उत्तर के ठीक विपरीत दिशा कौन सी हो जाएगी, यहां पर हो जाएगी आपके दक्षिण दिशा,
ठीक है। और एक साइड हो जाएगी आपके पूर्व दिशा जो सूर्योदय की है, और सूर्यास्त की दिशा हो जाएगी आपके पश्चिम दिशा, ठीक है। ये आपके चारों दिशाएं होगी। तो दिशा कौन सी हो गई, ये अपने चार, ये आपके चारों दिशाएं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ये आपके दिग बिंदु कहलाती है। ये दिशाएं क्या कहलाती है, चार प्रमुख दिशाएं दिग बिंदु कहलाती है। क्या कहलाती है, दिग बिंदु कहलाती है। कौन, ये चार दिशाएं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये चारों अपने क्या कहलाती है, दिग बिंदु। अगर आपका प्रश्न आएगा तो ये नहीं आएगा चार दिशाएं कौन कौन सी है, प्रश्न क्या आएगा, दिग बिंदु है ये कौन कौन से हैं। आपको परीक्षा में दिशा नाम नहीं देगा, वो क्या देगा, दिग बिंदु। तो दिग बिंदु कह दो या दिशाएं कह दो, एक ही बात है। कौन कौन सी है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। इनके अलावा ये तो हो गई चार प्रमुख दिशाएं, इनके अलावा भी चार और दिशाएं होती है। कौन कौन सी होती है, देखो, एक तो हो गई ये दिशा, एक हो जाएगी आपके ये दिशा, उसके बाद में एक ये दिशा और एक ये दिशा। अब ये तो चार दिशाएं होगी, लेकिन इनके नाम अपने को आगे की कक्षाओं में और जानेंगे। लेकिन अभी अपन इनका नामकरण करते हैं जो अपने सामने है उनसे, ठीक है ना। अभी एक बार आग्नेय ईशान अगली कक्षाओं के अंदर जानेंगे। इसमें अभी अपन जानते हैं कि इनके नाम इस दिशाओं के आधार पर कौन कौन सी होंगी। देखो, सबसे पहले अपन ने तीर के निशान से कौन सी दिशा जानी थी, उत्तर। तो हमेशा ध्यान रखना जो पहले दिशा आई है उसका नाम यहाँ पर पहले लिखना है, ठीक है। ये उत्तर और ये पूर्व दोनों के बीच में हो गया, तो ये हो गया उत्तर पूर्व। तो इस दिशा का नाम क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व दिशा, ठीक है ना। ये दिशा पहले आई, ये बाद में आई है, तो इसका नाम उत्तर पूर्व दिशा हो गई, ठीक है। और अब इस दिशा की ओर आते हैं, ये दिशा। अब उत्तर के बाद में दूसरी दिशा अपन ने कौन सी ली थी, अपन ने ली थी आपके दक्षिण। और यहां पर ये बाद में इन दोनों के बीच में, इन दो दिशाओं के बीच में, तो इसका नाम क्या हो जाएगा। अब ध्यान देना, हालांकि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन इसको पूर्व दक्षिण कह देते हो, लेकिन पहले दिशा कौन सी आई है, उत्तर के बाद दक्षिण आई, तो इन दोनों में पहले कौन सी आई है, दक्षिण। तो अपने इसका नाम रख दो दक्षिण और दक्षिण पूर्व। आगे क्या बात समझ में, ये आ गई अपने दक्षिण पूर्व, ठीक है। उसके बाद में इन दोनों के बीच में, लेकिन अपने को नाम पहले कौन सा लेना है, ये लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि इन दोनों दिशाओं में पहली दिशा ये आई थी, तो ले लो इसका नाम भी दक्षिण पश्चिम, ठीक है। ये लो, ये ले लिया, तो ये अपनी एक और दिशा हो गई दक्षिण पश्चिम। और अंतिम दिशा ये देनी है, लेकिन बात वही है, नाम पहले कौन सा आएगा, कि ये पश्चिम उत्तर आएगा, उत्तर पश्चिम आएगा। तो ये ध्यान रखना, उत्तर पहले आई है तो उत्तर ले लो पहले, ये उत्तर, और फिर कौन सी आ जाएगी, पश्चिम। तो ये आपकी 8 दिशाएं हो गई है। आपको 8 दिशाओं के नाम याद हो गए होंगे, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, फिर उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम, ठीक है। ये आपकी 8 दिशाएं आपको याद हो गई होगी। फिर नंबर 3 पर अपन लेते हैं प्रतीकों को, ठीक है। ये नंबर 3 पर अपन ले लेते हैं यहां पर प्रतीक। प्रतीक का तात्पर्य क्या होता है, रूढ़ चिन्ह। क्या होता है, रूढ़ चिन्ह। यानी अपन वैश्विक स्तर पर इस मानचित्र में किसी किसी चिन्हों को रूढ़ चिन्ह के लिए प्रयुक्त करते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन के सामने ये आपके चित्र आ रखा है, आप इसको देखिए, इसमें आपको रूढ़ चिन्ह दिखाई दे रहे होंगे। जैसे रेलवे लाइन के लिए एक विशेष प्रकार का चिन्ह है, जो इसके अंदर रेलवे लाइन में बड़ी लाइन है, मिडिल लाइन है, रेलवे स्टेशन है, इन सब के लिए अलग अलग ये वैश्विक आधार पर निश्चित किए गए चिन्ह है। सड़कें देखो, कच्ची सड़क के लिए अलग चिन्ह दिखाई दे रहा है और पक्की सड़क के लिए अलग चिन्ह दिखाई दे रहा है। सीमा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राज्य सीमा, जिले की सीमा, नदी के लिए, कुएं के लिए, इन सब के सामने देखो इनके विशेष चिन्ह दिए रखे हैं। मंदिर के लिए देखो इस प्रकार का है, आपके ये एरो का चिन्ह दिखाई दे रहा होगा जो मंदिर के चिन्ह को दिखा रहा है। फिर अगर गिरजाघर की बात करेंगे तो आपके देखो गोलाकार आकृति गिरजाघर के अंदर दिखाई दे रही है। फिर अगर मस्जिद, अपने को मानचित्र में कहीं मस्जिद दर्शानी रहेगी तो आपको मस्जिद लिखने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा चिन्ह अंकित कर दो। देखो गोलाकार आकृति आ रखी है ना, इस पर ऐसा एक चिन्ह बना दो, ये मस्जिद का ही चिन्ह रहेगा। अब बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं रहेगी ये मस्जिद है, ऐसा चिन्ह बना दिया। ये जो रूढ़ चिन्ह होते हैं वो अंतरराष्ट्रीय सहमति से बने हुए होते हैं, ठीक है ना। तो ये सभी स्थानों पर मान
मानचित्र में सभी स्थानों पर यही चिन्ह होते हैं। यह आपको पोस्ट ऑफिस दर्शाना है तो पूरा आवश्यक नहीं है पोस्ट ऑफिस लिखने की, PO लिख दो, ये आपका पोस्ट ऑफिस हो गया। बस्ती बनानी है तो ये देखो अल आकार की बस्ती बनी हुई है, ठीक है ना, ये हो गई आपकी बस्ती। और कहीं पर कब्रिस्तान दिखाना है तो देखो ये अंकन कर दीजिए जो आपके आ रखा है, ये आपका कब्रिस्तान हो जाएगा। यानी लिखने की आवश्यकता नहीं होती है मानचित्र में, आप इनको जो आपके यहाँ पर रूट चिन्ह है इनका प्रयोग करके भी बता सकते हैं कि ये आपके क्या है, कब्रिस्तान है। पेड़ बताने हैं तो पेड़ों के लिए ये चिन्ह है और घास के लिए देखो घास जैसा अलग चिन्ह है। इसी प्रकार अगर अपन अगले भाग को देखें, अगले पिक्चर को देखें, अगले चित्र को देखें तो इसके अंदर देखिए यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, सबसे ऊपर वाली इस भाग को देखिए, ये देखो ये आपके लिखा हुआ नहीं है लेकिन अपन ये समझ गए ये क्या है, ये आपके मस्जिद है। उसी प्रकार देखो यहां पर ये चित्र किसका है, अपने को कहीं लिखा हुआ नहीं है लेकिन फिर भी अपन समझ गए कि ये चित्र किसका है, छतरी का है। और आगे देखो इसका भी अंकन देखो, यहां पर लिखा हुआ नहीं है ये क्या है लेकिन अपन समझ गए ये क्या है, मंदिर है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, पूर्ण रूप से अंतरराष्ट्रीय मानक से चिन्ह प्राप्त किए होते हैं जिन्हें अपन कहते हैं रूढ़ चिन्ह, ठीक है। और आगे देखो ये आपके नीचे वाले भाग को देखो, ये क्या है, अब अपने को यहाँ लिखा हुआ थोड़ा ना कब्रिस्तान है लेकिन अपन समझ गए ये कब्रिस्तान है। इधर देखो गिरजाघर आया हुआ है, अपन समझ गए इसको गिरजाघर है। और बीच वाले ये वाले भाग क्या है, अपन ने को पता है ये वाले भाग किसके अंतर्गत आते हैं, बस्तियों के अंतर्गत आते हैं। अब ये लाइन देखो, ये आपके लाइन है रेलवे की लाइन, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये देखो पैमाना नीचे दिखाई दे रहा है और ऊपर दिशा दिखाई दे रखी है, वो दिखाई दे रहा है ना। और अपन ने बात की थी जो तीर का निशान ऊपर जा रहा होता है उसे अपन क्या कहते हैं, वो अपनी उत्तर दिशा होती है। तो ये हो गया आपके मानचित्र कैसे बनाया जाता है। अब आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि मानचित्र कैसे होता है। अब देखो ये प्रतीक या रूट चिन्ह क्या होते हैं, अंतरराष्ट्रीय मानक प्राप्त चिन्ह, ठीक है ना। अंतरराष्ट्रीय रूप से जो मानक प्राप्त चिन्ह होते हैं, जो विशेष स्थान के लिए विशेष होते हैं, उन्हें ही अपन क्या कहते हैं, रूढ़ चिन्ह। और एक मानचित्र में रूढ़ चिन्हों के आधार, क्योंकि मानचित्र में अपन लिख नहीं सकते, अगर मानचित्र में लिखने लगे तो मानचित्र जल्दी भर जाएगा और थोड़ा भरा भरा खाली खाली नहीं दिखाई देगा, भरा भरा दिखाई देगा। तो अपन इन सब का प्रयोग करते हैं। तो एक मानचित्र, अच्छा मानचित्र बनाने में अपन को कौन कौन सी चीजों के ध्यान रखना है, यानी उसके घटक कितने होने चाहिए, 3, दूरी जिसे अपन पैमाना कहते हैं, दिशा, और नंबर 3 पर क्या आ जाएगा, प्रतीक। दूरी क्या होता है या पैमाना क्या होता है, वास्तविक दूरी मानचित्र पर दिखाई गई दूरी का अनुपात ही अपने को क्या कहते हैं, पैमाना कहते हैं। दिशाएं, 4 प्रमुख दिशाएं जिन्हें दिग्बिंदु कहते हैं, अपने को ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिग्बिंदु किसे कहते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, 4 दिशाएं दिग्बिंदु कहलाती है। इनके बीच वाली भी 4 दिशाएं होती है, ये उत्तर पूर्व, दक्षिणी पूर्व, ये आ गया दक्षिणी पश्चिम और ये आ गया उत्तर पश्चिम, ठीक है। और उसके बाद में अपने प्रतीक जिन्हें रूढ़ चिन्ह कहते हैं, जो अंतरराष्ट्रीय मानक प्राप्त चिन्ह होते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे चलते हैं अंतिम पॉइंट की तरफ। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब अपन थोड़ा आगे चलते हैं। अब इसके अंदर देखिए ये जो मानचित्र, ये तो अपन ने मानचित्र बना लिया, लेकिन कई बार क्या होता है कि अपन मानचित्र ना बनाकर, मानचित्र में क्या क्या चीजें होती है, एक तो होता है आपके पैमाना, फिर होता है आपके दिशा, लेकिन कई बार क्या होता है कि अपन बिना पैमाने के ही अपने याददाश्त से ही चित्र बना देते हैं। होता तो मानचित्र के जैसा ही है, लेकिन पैमाने के न होने पर वो मानचित्र नहीं कहलाएगा, क्योंकि मानचित्र में होना किसका जरूरी है, पैमाने का। तो ऐसा मानचित्र या ऐसा चित्र जो पैमाने के बिना बनाया जाता है उसे अपन क्या कह देते हैं, रेखा चित्र कह देते हैं। उन्हें अपन क्या कहते हैं, रेखा चित्र। कई बार आपको याद होगा किसी को अपने घर तक का एड्रेस बताना है, जैसे वो बस स्टैंड पर उतरा है और अपने घर तक का एड्रेस बताना है, तो अपन उसको पैमाने के आधार पर नहीं बना कर देते हैं। या कहीं से वो जा रहा है और किसी दूसरे स्थान का एड्रेस देना है, अपने को ये बताना है कि देख रेलवे स्टेशन से लेकर यहां तक जाने का रास्ता ये, तो अपन क्या करते हैं, उसको बता देते हैं कि ये सीधी रोड रहेगी, फिर तेरे को क्या करना है, राइट में मुड़ना है, उसके बाद क्या करना है, वहां पर एक मंदिर आएगा, मंदिर से तू लेफ्ट ले लेना, इसी प्रकार बताते हैं। लेकिन इसमें किसी प्रकार के पैमाने का उपयोग नहीं करते। जब पैमाने का उपयोग नहीं करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, रेखा चित्र। तो अगली हेडिंग डालिए आपके रेखा चित्र, ठीक है। ऐसे चित्र जो, या यहां पर लिख देता हूं ऐसे मानचित्र या आरेखण, ठीक है ना, जो
पैमाने के आधार पर न होकर याददाश्त के आधार पर होते हैं। रेखा चित्र कहलाते हैं। याददाश्त के आधार पर कैसे होते हैं? जैसे वो बस स्टैंड पर उतरेगा, उसको कहेंगे अपन बस स्टैंड से उतर, फिर सीधे चलना, सीधे चलने के बाद दाएं घूम जाना, फिर वहां पर एक चौराहा आएगा, उस चौराहे से यहाँ सीधे आ जाना, फिर थोड़ी दूर बाद में एक लेफ्ट में मुड़ जाना। तो ये अपने किसके आधार पर है? याददाश्त के आधार पर है। तो ये याददाश्त के आधार पर होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? रेखा चित्र। इसमें बस ये ध्यान रखना, पैमाना तो नहीं होगा, बस याददाश्त के आधार पर अपन एक रेखा बना कर देंगे। भाई तू यहाँ पर ये बस स्टैंड है, यहाँ से इस प्रकार आना, फिर एक यहाँ इधर मुड़ जाना, फिर एक यहाँ पर चौराहा आएगा, फिर उस चौराहे से तू इधर आ जाना, फिर यहां पर आएगा तो एक मंदिर आएगा। इस प्रकार ये सारी चीजें बातें बताते हैं। तो बना तो मानचित्र ही है, बना तो मानचित्र ही ना। अपने चौराहा बनाया, यहाँ पर एक स्कूल आ जाएगी, यहाँ स्कूल से यहाँ मुड़ जाना, फिर यहाँ पर एक तुम्हारे को मंदिर दिखाई देगा, उस मंदिर के पास वाली गली में गुजरना, वहीं पर मेरा घर है। तो ये सारी चीजें क्या हो जाएगी? अपनी याददाश्त के आधार पर बता रहे हैं, तो वो चीज क्या कहलाएगी? रेखा चित्र कहलाएगी। ठीक है, बात आ गई आपको समझ में? रेखा चित्र क्या होते हैं। और इस अध्याय का अंतिम पॉइंट अपन लेते हैं खाका। ये लो, खाका क्या होता है? ध्यान से सुनना आप। खाका वो चीज होती है, अब देखो अभी तक तो अपन क्या कर रहे थे? एक बड़े क्षेत्र को एक छोटे पैमाने के आधार पर उतार रहे थे। अब अगर छोटा ही क्षेत्र है और फिर उसको अपने को बनाना है, जैसे अपने घर का नक्शा, ठीक है ना, छोटा सा क्षेत्र है, लेकिन अपन भी उसी को एक पैमाने के आधार पर एक रेखा चित्रों के अंदर या मानचित्र के अंदर उकेरते हैं, उसे ही अपन क्या कहते हैं? खाका कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? छोटे क्षेत्र का पैमाने के आधार पर रेखा चित्र बनाना ही खाका कहलाता है। तो लिखो, छोटे क्षेत्र का पैमाने के आधार पर रेखा चित्र बनाना ही खाका कहलाता है। जैसे अपने घर का नक्शा, ठीक है, अपने घर का नक्शा बनाया हुआ है ना, यहाँ खिड़की हो गई, यहाँ गेट है, ये रूम है, ये किचन है, ये हॉल है, ये लॉबी है, ये सारी चीजें अपने घर का नक्शे के अंतर्गत आती है तो छोटा सा क्षेत्र। अपने यहाँ पर मानचित्र में जहां पर पूरे शहर, पूरे राज्य, पूरे देश को दर्शा रहे थे, अब किसको दर्शा रहे? केवल अपने घर को दर्शा रहे, तो ये हो गया छोटा क्षेत्र। तो छोटे क्षेत्र को पैमाने के आधार पर रेखा चित्र के अंदर दर्शानी अपन क्या कह सकते हैं? उसको ये अपने खाका कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खाका किसे कहते हैं। तो ये हो जाता है आपके ये पूरा पार्ट कंप्लीट। 4 एक ही वीडियो के अंदर हो गया, छोटा सा पार्ट है, तो इस पार्ट को आपको उतारना है और गृह कार्य के रूप में आपको क्या करना है? आपको अपने घर से अपने विद्यालय तक की दूरी का एक सही पैमाने के आधार पर एक मानचित्र बनाना है, ठीक है ना। मानचित्र बनाना है, ध्यान रखना, रेखा चित्र नहीं, आपको मानचित्र बनाना है, ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है, बीच में आने वाले कुछ घरों और मानचित्र एक ही सतह पर बनना चाहिए, यानी आपके एक ही पन्ने के अंदर बनना चाहिए। और आपको रास्ते में आने वाले मैदान, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, इन सबको सम्मिलित करके बनाना है, ठीक है। एक अच्छा सा मानचित्र बनाना है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर देखो एक और मैं बात यहाँ पर भूल गया, एक और मैं आपको बात बता देता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मानचित्र बनाते समय विशेष रंगों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से रंगों का प्रयोग किया जाता है? सबसे पहले तो प्रयोग किया जाता है नीले रंग का, यानी ब्लू कलर का, और नंबर 2 पर भूरे रंग का, ब्राउन कलर का, नंबर 3 पीले रंग का, येलो कलर का, और नंबर 4 हरे रंग का, यानी ग्रीन का, ठीक है ना। पीले रंग का प्रयोग हरे रंग का, भूरे रंग का और नीले रंग। तो नीला रंग किसका? पानी का। तो अपने जल स्रोतों के लिए, जलाशयों के लिए, जल स्रोतों के लिए किसके रंग का प्रयोग करते हैं? नीले रंग का। नदी, तालाब, पोखर या समुद्र, इन सब के लिए किसका प्रयोग करना है? नीले रंग का। भूरे रंग का किसके लिए करते हैं? पर्वतों के लिए। पर्वतों के लिए किसका करेंगे अपन? भूरे रंग का, ठीक है। पीले रंग का प्रयोग किसमें करेंगे? जो आपके पठार आते हैं,
उसके अंदर पीले रंग का, और हरे रंग का किसमें करेंगे, जो मैदान आते हैं, मैदान में कैसे, हरे रंग का, ठीक है ना। तो वापस देख लो, जल स्रोत ये अपनी नदी हो गई, ये कौन सा रंग से होगी, नीले रंग से होगी। उसके बाद में भूरे रंग, पर्वत, ये लो बन गया पर्वत, इसमें कौन सा रंग होगा, भूरा रंग होगा, ब्राउन कलर। फिर पठार, पठार थोड़े से ऊपर से चपटे रहेंगे, इसमें कौन सा होगा, पीले रंग का होगा। फिर आ गया आपके मैदानी भाग, इसमें कौन सा होगा, हरा रंग होगा। और यहीं पर अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। तो ये सारा आपको अपने किताब के ये कॉपी के अंदर लिखना रहेगा, ठीक है ना, नोट्स के रूप में। और नोट्स कैसे बनाने हैं, जो आपको सर बोर्ड पर करवा देते हैं, और स्क्रीनशॉट लेने का टाइम देते हैं, या नहीं भी मिलता है तो एक बार यहाँ पर जैसे कैसे है आपको मोबाइल में वीडियो रोककर इसके नोट्स बनाने होते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।